हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण यानी कि ईवीएस की। ईवीएस से रिलेटेड 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ होगा। देखिए, अगर हम ईवीएस यानी कि पर्यावरण की बात करते हैं सीटेट में, तो यहाँ 15 नंबर की पूरी एनसीईआरटी से पूछ ली जाती है क्वेश्चन, और 15 नंबर का आपका पेडागोजी होता है। ठीक है, तो पूरी एनसीईआरटी का जो निचोड़ है आज इस वीडियो में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले होते हैं। तो देखिए, सीटेट 31 जैन जो आने वाला है, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो जितनी ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें हेल्पफुल होंगी आपके लिए। तो इस अब की बार सीटेट पार होना चाहिए, ये लक्ष्य है हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आइए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन हैं, ये या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और ये इनके पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। तो कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, ये पूछा गया है आपसे। ए ऑप्शन है उल्लू, बी ऑप्शन है मैना, सी ऑप्शन है कोयल और डी ऑप्शन है कौवा। अब आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो बहुत पीछे तक अपनी गर्दन को घुमा सकता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर, उल्लू। उल्लू जो है वो 360 डिग्री तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम मैना की बात करते हैं तो मैना जो है वो झटके से अपनी गर्दन को घुमाती है। क्लियर? तो उल्लू जो है वो 360 डिग्री तक अपने गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, यानी काफी हद तक वो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। आया हुआ क्वेश्चन है सीटेट में, तो ध्यान से सुनिएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? ठीक है, आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा समूह जो वो जड़ों का है। ए ऑप्शन की बात करते हैं तो गाजर, हल्दी और अदरक, बी ऑप्शन है शकरकंदी, मूली और हल्दी, सी ऑप्शन है चुकंदर, आलू और अदरक, और डी ऑप्शन है गाजर, चुकंदर और मूली। तो यहाँ जड़ों की बात की गई है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, गाजर, चुकंदर और मूली। याद नहीं हो रहा है तो सैलेड में जो जितना चीज पड़ता है वही जो है यहाँ पे एक समूह है जो कि जड़ों का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश के लिए मछली घर यानी कि एक्वेरियम जिसको कहते हैं में हवा वाला पंप रखा जाता है, यानी कि किसके लिए एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है पानी को साफ करने के लिए, बी ऑप्शन है मछली घर की शोभा बढ़ाने के लिए, सी ऑप्शन है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, या फिर डी ऑप्शन है जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि एक्वेरियम में जो हम हवा वाला पंप रखते हैं वो क्यों रखते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको सही आंसर टिक करना है। तो देखिए यहाँ पे थर्ड यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए हम क्या करते हैं, एक्वेरियम में हवा वाला एक पंप लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में पानी में घुल जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेखा की माँ के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकिरी डालती है। रेखा की माँ, ठीक है, रोजाना तालाब से लाए गए पानी में फिटकिरी डालती है। तो आखिर रेखा की माँ ऐसा क्यों करती है, यानी कि वो पानी में फिटकिरी क्यों डालती है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए, बी ऑप्शन है पानी को रंगहीन करने के लिए, सी ऑप्शन है हल्के निलंबित उपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, और डी ऑप्शन है कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए। तो रेखा है और एक लड़की है, उसकी माँ क्या करती है कि रोजाना तालाब से जो पानी लाती है उसमें वो फिटकिरी डाल देती है। तो फिटकिरी डालने का यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक मात्र कारण है कि निलंबित उपद्रव्यों को, हल्के जो निलंबित उपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो हल्के जो निलंबित उपद्रव्य हैं उनको अवसादित करने के लिए रेखा की माँ तालाब से लाए गए पानी में फिटकिरी को डाल देती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तरुण संघ नामक समूह किससे संबंधित है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है।
एक तरुण संघ की बात करी गई है एनसीईआरटी में, वो किससे संबंधित है ये बताना है आपको। पुराने झील पुनर्निर्मित करने से, स्कूल में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने से, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सीखने में मदद करने से, या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलाने से। ठीक है, तो तरुण संघ जो है वो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। जो पुराने झील थे उनको पुनः निर्मित करवाने के लिए, यानी फिर से उनका निर्माण करवाने के लिए एक संघ की स्थापना करी गई थी, जिसको हम क्या कहते हैं, तरुण संघ कहते हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य था कि जो पुराने झील, जो जर्जर झील हो चुके हैं, जो अब किसी काम के नहीं है, उनको पुनः उनका निर्माण करवाया जाए, पुनः उनको निर्मित करवाया जाए और यूज में लाया जाए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के कर्नाटक राज्य में बच्चों को भी गांव के पंचायत का सदस्य बनाया जाता है, उस पंचायत संघ का क्या नाम है। ठीक है, देखिए यहाँ कर्नाटक की बात करी जा रही है कि वहाँ भारत के जो कर्नाटक राज्य हैं वहाँ के गांवों में अगर आप जाएंगे तो बच्चों को भी गांव के पंचायत का सदस्य बनाया जाता है। तो जो पंचायत का सदस्य बच्चों को बनाया जाता है उसका संघ का नाम क्या है ये बताना है। जन संघ, मजदूर संघ, बीमा संघ या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बीमा नहीं, यहाँ भीमा होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक का जो गांव है वहाँ जो बच्चों को भी पंचायत का सदस्य बनने का मौका दिया जाता है और उस संघ का नाम है भीम संघ या फिर भीमा संघ। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोंकण रेल किसको जोड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोंकण रेल जो है वो किन किन राज्यों को जोड़ती है। ए ऑप्शन है कोच्चि और गोवा को, बी ऑप्शन है बेंगलुरु और मुंबई को, सी ऑप्शन है कोल्लम और कोझिकोड को, और डी ऑप्शन है अलीपुर और मैंगलोर को। ठीक है, तो देखिए कि जो कोंकण रेल है ये किसको किसको जोड़ती है, बेंगलुरु और मुंबई को ये जोड़ती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कोंकण रेल बेंगलुरु और मुंबई को जोड़ने का काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पोचमपल्ली एक गांव है। पोचमपल्ली एक गांव का नाम है और यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। इसे क्या कहते हैं, इसे ही हम पोचमपल्ली कहते हैं। ठीक है, यानी कि पोचमपल्ली एक गांव है और यहाँ एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई होती है। ठीक है, और उसको भी हम क्या कहते हैं, पोचमपल्ली कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है आपको ये बताना है। तो ए ऑप्शन है तमिलनाडु का, बी ऑप्शन है केरल का, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश का और डी ऑप्शन है कर्नाटका का। ठीक है, तो देखिए पोचमपल्ली जो गांव है वो आंध्र प्रदेश का एक भाग है। ठीक है, यहाँ जो है एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई की जाती है और इसे ही हम पोचमपल्ली के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा पोचमपल्ली कहाँ है, आंध्र प्रदेश का एक भाग है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दी गई कौन सी जानकारी एक आश्रित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है, यानी कि एक रेल टिकट में कौन कौन सी जानकारियां होती हैं आपको ये बताना। ये भी क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ए ऑप्शन है टिकट बुक करने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय। बी ऑप्शन है डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया। सी ऑप्शन है यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग, ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम। ठीक है, और डी ऑप्शन है अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय। अब आपको बताना है कि यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा जो आश्रित रेल टिकट के लिए सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया है ए, बी, डी और ई, सेकेंड में है केवल ए, सी और ई, थर्ड में है ए, बी और डी और फोर्थ ऑप्शन में है ए, बी, सी और डी। आपको बताना है कि कौन सा जो रेल टिकट होगा उसमें क्या क्या यहाँ पे फिल होता है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन राइट आंसर होगा, सबसे पहले आप यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। सी ऑप्शन है यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग, लेकिन यहाँ से आपका जो होगा ये यहाँ से जो होगा वो डी ऑप्शन राइट है, यहाँ से डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक, और ये जो होगा ये ई ऑप्शन होगा। क्लियर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। सी वाले में केवल इतना है यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो एक आश्रित रेल टिकट होता है वहाँ टिकट बुक करने की तारीख भी उस पर लिखी होती है और समय, और यात्रा शुरू करने की तारीख और समय, डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया ये भी लिखा होता है। लेकिन यहाँ पे जो नहीं लिखा होता है रेल आश्रित रेल टिकट पे वो ये होता है
यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा वो नहीं होगा, बाकी सारे ऑप्शन जो होंगे वो राइट आंसर होंगे। यहाँ थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, यहाँ से जो होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। आबू धाबी के विषय में आपको सही कथन बताना है। तो ए ऑप्शन है यह एक रेगिस्तानी इलाका है। बी ऑप्शन है आबू धाबी में पानी पेट्रोल से भी महंगा मिलता है। सी ऑप्शन है यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। और डी ऑप्शन है आबू धाबी की मुद्रा रुपए को दिनार कहते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें से आबू धाबी के बारे में सही कथन कौन सा है। तो यहाँ आपके ऑप्शन है बी, सी और डी, ए, बी और सी, ए, बी और डी, और ए, सी और डी। आबू धाबी के विषय में कौन सी चीज़ें जो हैं वो सही हैं। तो देखिए आबू धाबी के बारे में अगर हम एक एक पॉइंट को देखें, यह एक रेगिस्तानी इलाका है, बिल्कुल सही बात है। आबू धाबी जो है वो एक रेगिस्तानी इलाका है। ठीक है, आबू धाबी में पानी पेट्रोल से भी महंगा मिलता है, बिल्कुल सही बात है। जब ये रेगिस्तानी इलाका है तो यहाँ पानी की कमी होती है, इसलिए पानी जो होता है वो पेट्रोल से भी महंगा होता है, यानी बी ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, आबू धाबी की स्थानीय भाषा अरबी ही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आबू धाबी की मुद्रा रुपये को हम दिनार नहीं कहते हैं। ठीक है, यानी डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आबू धाबी की मुद्रा को हम दिरहम कहते हैं, याद रखिएगा आप ये भी। आबू धाबी की जो मुद्रा होती है वो क्या होती है, दिरहम होती है। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ए, बी और सी हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ए, बी और सी आपका राइट आंसर होगा। आबू धाबी की मुद्रा को दिनार नहीं बल्कि दिरहम कहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो किसी भी राज्य के साथ समुद्री सीमा नहीं बनाती है। गुजरात, राजस्थान, गोवा और महाराष्ट्र। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र, ये तीन जो स्टेट है, तीन जो राज्य हैं, ये कहीं ना कहीं समुद्री सीमा से लगे हुए हैं, यानी इनकी कोई सीमा है। लेकिन राजस्थान एक ऐसा राज्य है, इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, राजस्थान होगा यहाँ पे सही आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, चांद की सतह पे क्या क्या होता है। पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, या फिर हवा नहीं है, गुरुत्व नहीं है, समतल नहीं है, या फिर पानी नहीं है, पर्याप्त हवा और ऊंचे पहाड़, या हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। आपको चांद की सतह के बारे में बताना है कि वहाँ क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, आपको ये बताना है। तो देखिए वहाँ पे क्या होता है, पानी नहीं है सबसे पहली बात। ठीक है, गहरे गड्ढे भी हैं और ऊंचे पहाड़ भी हैं। ठीक है, अगर हम चांद की सतह की बात करते हैं तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ पे पानी भी नहीं है, गहरे गड्ढे, बहुत गहरे गहरे गड्ढे आपको दिखाई देंगे, और बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी आपको चांद की सतह पे दिखाई देंगे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध कलाकार विष्णु चिंचालकर किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं। एनसीईआरटी में विष्णु चिंचालकर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है। तो देखिए विष्णु चिंचालकर जी जो हैं ये किस राज्य से संबंधित है, आपको ये बताना है। ए ऑप्शन यूपी, बी ऑप्शन केरल, सी ऑप्शन बिहार और डी ऑप्शन है एमपी। ठीक है, तो देखिए विष्णु चिंचालकर जी जो हैं वो एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश से संबंधित हैं ये, और मध्य प्रदेश में कहाँ से, इंदौर के रहने वाले थे। ठीक है, इनकी विशेषता क्या है कि जो विष्णु चिंचालकर जी थे ये सूखे पत्ते से बड़ी ही अच्छी पेंटिंग्स बनाते थे। ठीक है, किसी जानवर का चित्र हो गया और किसी बाग बगीचे का सूखे पत्तों से बहुत ही अच्छे चित्रकारी ये करते थे, और इसी के लिए विष्णु चिंचालकर जी बहुत ही फेमस हो गए थे, जो एमपी इंदौर के रहने वाले थे। क्लियर, इतनी बातें हो गई विष्णु चिंचालकर जी के बारे में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि वर्ली किस राज्य में है। राजस्थान में, बिहार में, महाराष्ट्र में या फिर उड़ीसा में। तो देखिए आपको बता दें वर्ली जो है एक प्रकार की
एक पेंटिंग्स भी कहलाती है, यानी कि वर्ली एक पारंपरिक कला का भी प्रकार है और वर्ली जो है वो महाराष्ट्र का एक जिला होता है। ठीक है, एक जिला है महाराष्ट्र का जिसका भी नाम क्या है, वर्ली है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार सीटेट में घुमा फिरा कर पूछा गया है कि कहाँ के लोग हैं जो नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। समुद्री मछली याद रखिएगा। ठीक है, जम्मू और कश्मीर, गोवा, बिहार या फिर मिजोरम। ठीक है, तो देखिए नारियल के तेल में पकी हुई और कौन सी मछली, समुद्री मछली जो लोग खाते हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं, गोवा के रहने वाले हैं। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। गोवा में समुद्र भी है, तो यहाँ के लोग समुद्री मछली किस में पकाकर खाते हैं, नारियल के तेल में पकाकर खाना पसंद करते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसकी देखने की क्षमता कम, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, देखने की क्षमता कम है परंतु सूंघने, छूने और स्वाद की क्षमता बहुत तीव्र होती है? ए ऑप्शन है चूहा, बी ऑप्शन है हाथी, सी ऑप्शन है शेर और डी ऑप्शन है चील। इसमें बताया गया है कि उसके देखने की क्षमता तो कम है लेकिन सूंघने और छूने और स्वाद की क्षमता बहुत ही अधिक होती है। तो भाई ऐसे तो कौन है, हमारे चूहा राम है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चूहे की देखने की क्षमता भले ही कम होती है लेकिन सूंघ के वो कहीं भी पहुंच जाता है। ठीक है, छूने और स्वाद की क्षमता उसके अंदर बहुत अधिक होती है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पौधे में पत्तियां हैं, एक पौधा आपको बताना है जिसमें पत्तियां होती हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है एवं इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, यह पौधा कौन सा है? आया हुआ ये भी क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसके पौधे में पत्तियां होती हैं और जिन्हें सब्जी की तरह हम यूज करते हैं और इसके जो बीज होते हैं उनसे हम तेल भी प्राप्त करते हैं? बंद गोभी, नारियल, सरसों या फिर पालक। तो आप सबको पता होगा जो हमारे यहाँ यूज होता है सरसों का तेल यानी सरसों। ठीक है, इसके जो देखिए सरसों का साग भी बनता है जो पंजाब वगैरह में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इसके जो पत्तियां होती हैं इनसे साग बनता है, सब्जी की तरह प्रयोग में लाते हैं और फिर जब ये सूख जाता है तो इसके जो बीज होते हैं उससे हम सरसों के तेल को भी निकालते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। नलिनी एक टीचर है, वो कक्षा 3 के विद्यार्थियों को एक प्रकरण है क्या, जानवर हमारे साथी, इससे परिचित कराना चाहती है और प्रकरण को वो चाहती है कि और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए वो कौन सी युक्ति यहाँ सर्वाधिक उपयुक्त होगी। यानी कि बच्चों को क्या बताना है, जानवर हमारे साथी। ए ऑप्शन है विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना, बी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को पाठ्यपुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना, सी ऑप्शन है जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित एक फिल्म प्रदर्शित करना या फिर डी ऑप्शन है विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नलिनी एक टीचर है, वो कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी ये चैप्टर पढ़ाना चाहती है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा जो बच्चों के ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि जानवर हमारे साथी होते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों को जितनी ज़्यादा आप चीज़ें दिखाने की कोशिश कर, इसीलिए हम श्रव्य और दृश्य सामग्री का भी प्रयोग करते हैं क्लास में। तो जानवर और उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना, जब बच्चा चीज़ों को देख लेता है सामने से तो वो चीज़ें कभी भी उसके दिमाग से नहीं जाती हैं। ठीक है, तो जब सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप उससे रिलेटेड उसको कोई मूवी दिखा देंगे, कोई फिल्म दिखा देंगे तो वो चीज़ें उसके दिमाग में बैठ जाएंगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? यानी पर्यावरण का एक टीचर है, बच्चों को लेकर चिड़ियाघर में जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना या फिर शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रसता को बदलना। यानी कि एक टीचर है जो बच्चों को क्या कर रहा है, पर्यावरण अध्ययन के दौरान चिड़ियाघर के भ्रमण के लिए लेकर जाता है। तो एकमात्र उद्देश्य उस टीचर का यही होगा कि शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। यानी जब बच्चे जो है वो सामने से चीज़ों को देखेंगे, चिड़ियाघर में विभिन्न प्रकार के जो जानवर पशु पक्षी होंगे अगर उनको देखेंगे तो उनका जो अनुभव होगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा, यानी कि वो बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे।
कक्षा 5 की शिक्षिका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही मैं बता दे रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कक्षा 5 की जो शिक्षिका है अपने शिक्षार्थियों को नीम की पत्तियां और आम की पत्तियां उपलब्ध कराती। एक टीचर है जो कक्षा 5th में पढ़ाती है और उसने नीम की पत्तियां और आम की पत्तियां उपलब्ध कराती हैं और उन्हें यह बताने के लिए कहती हैं कि यह किस तरीके से समान है। यानी वो बच्चों को नीम की पत्ती और आम की पत्ती देती हैं और बोलती हैं कि ये किस तरह से दोनों पत्तियां समान है और किस तरीके से ये परस्पर भिन्न है। यानी कि कौन सा ऐसा तरीका है जो ये भिन्न भी है और समान भी है। इस सवाल का जवाब देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल इस्तेमाल होगा? ए ऑप्शन है मापना, बी ऑप्शन है अनुमान लगाना, सी ऑप्शन है परिकल्पना करना या डी ऑप्शन है अवलोकन करना। ठीक है, तो देखिए अगर वो टीचर जो है वो नीम की पत्ती और आम की पत्ती में भेद बताने के लिए, तुलना करने के लिए बोलती है, तो यहाँ मापना तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी माप के तो हम नहीं बता सकते ना कि दोनों में अंतर क्या है और दोनों एक दूसरे से किस तरह भिन्न है। ठीक है, ये मापना। अनुमान हम उसके बारे में लगाते हैं जिसके बारे में हमने जिस चीज को कभी देखा नहीं है, सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यानी जब चीजें सामने है बच्चों के तो वो अनुमान नहीं लगाएगा। परिकल्पना तो बिल्कुल कल्पना नहीं करना है कि ऐसा 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 हो जाएगा। ठीक है, बल्कि क्या करना है, अवलोकन करना है। तो डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, अवलोकन। जितना ज्यादा बच्चा जो है ऑब्जर्व करेगा चीजों को कि ये नीम की पत्ती है, ये आम की पत्ती है, दोनों में जितना ज्यादा वो अवलोकन करेगा, जितना ज्यादा ऑब्जर्व करेगा, उतनी ज्यादा उसमें जो समानताएं हैं वो भी देखने को मिलेंगी और परस्पर जो भिन्नताएं हैं बच्चे को वो भी देखने को मिल जाएंगी। तो डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो ये थे आज के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने ईवीएस एनसीईआरटी का पूरा जो निचोड़ है उससे लिया हुआ है। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये इसमें से कुछ क्वेश्चन जरूर आ सकता है एग्जाम में, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।